ओके, सो हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री का क्लास 12 का। नाउ चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले तो नाम देखो, नाम से क्या क्या समझ में आ रहा है। केमिकल मतलब केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, और काइनेटिक्स तो पहले तो शायद तुम देखो काइनेटिक्स फिजिक्स कहाँ से आ गए यहाँ पर। ओके, क्योंकि काइनेटिक्स डायनेमिक्स दैट वर्ड्स रिलेटेड टू फिजिक्स मोर कंपेयर टू दी केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर क्या हम क्या बात करने वाले हैं, काइनेटिक्स मतलब क्या। ओके, सो फिजिक्स नहीं लेकिन केमिकल रिलेटेड जो काइनेटिक्स है वो। सो काइनेटिक देखो, देयर आर 3 से ब्रांच, मैंने तुम्हें पहले शायद बताया हो क्या कि से स्टैटिक, काइनेटिक एंड डायनेमिक्स। 3 ब्रांच आर देयर, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो एक मिनट, चीरा गया लग रहा है। सो स्टैटिक्स मतलब क्या। ओके, स्टैटिक्स मतलब क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट उसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो उसमें आ जाता है काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड डायनेमिक्स। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मोशन आएगा तब ये दोनों वर्ड हम यूज करते हैं। तो जब मोशन हो रही है तो कौन से फोर्सेस एक्ट हुए उसके ऊपर जिसकी वजह से मोशन हो रही है। ओके, उसको अगर हम कंसीडर करें फोर्सेस को, अप्लाइड फोर्सेस को जिसकी वजह से मोशन हो रही है, उसको अगर कंसीडर करें तो वो है डायनेमिक्स। और अगर वैसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें मोशन की, लेकिन वो मोशन कौन से फोर्सेस की वजह से हो रही है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम अभी कंसीडर कर रहे हैं नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि भाई वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ वही। लेकिन कितना फोर्स लगा, कौन सी डायरेक्शन में लगा, तब जाके इतनी वेलोसिटी मिली, एक्सेलरेशन मिला, उसके साथ हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वही सब चीजों के ऊपर, वही सब प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो है काइनेटिक्स। ओके, व्हेन यू आर इग्नोरिंग दी फोर्सेस अप्लाइड। इग्नोरिंग मतलब हम अभी वो स्टडी करना ही नहीं चाहते। ओके, सो इफ वी आर स्टडीइंग विदाउट कंसिडरिंग दी फोर्सेस अप्लाइड when object is in motion, that branch of science is called kinetics. And if we are studying the motion of an object considering the applied forces acting on it, then that branch is known as dynamics. Understood? Statics, kinetics and dynamics. तो स्टैटिक्स मतलब तो रेस्ट पे है, मोशन में है मतलब काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और अगर फोर्सेस जो अप्लाइड हो रहे हैं जिसकी वजह से मोशन हो रही है, वो फोर्सेस को भी तो इंक्लूड करोगे अपनी स्टडी में, अपने एनालिसिस में, तो वो होगा डायनेमिक्स। और वो फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करोगे अपनी स्टडी एनालिसिस में, तो वो हो गया काइनेटिक्स। डन, तो ये 3 वर्ड्स है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिस्ट्री के रिलेटेड ही होगा ये काइनेटिक्स। अभी काइनेटिक्स मतलब अगेन हमने बोला मोशन, काइनेटिक हमने बोला क्या, मोशन, तो कुछ मोशन हो रही है। सो केमिस्ट्री में मोशन मतलब क्या, केमिस्ट्री में मोशन मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसी को हम मोशन बोलेंगे। केमिस्ट्री में मोशन मतलब वही हुआ ना। ओके, सो मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। डन, केमिकल रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सो केमिकल काइनेटिक्स, सो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन होगी मतलब मोशन हमने कंसिडर कर लिया, तो हम बोलेंगे कि जैसे उसमें फिजिक्स में हम बोलते हैं कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वैसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब यहाँ पर भी स्पीड तो होगी। ओके, स्पीड जैसे स्पीड और वेलोसिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो तो वेलोसिटी, और तुम सिर्फ स्केलर की बात करो तो मैग्नीट्यूड की बात करो तो स्पीड। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर स्पीड तो होगी कि ये मोशन तो हो रही है, तो जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी हम स्पीड बोलते हैं, उसकी हम वेलोसिटी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन कौन सी स्पीड से हो रही है। क्या अभी तुमने ऐसे कुछ किया और तुरंत हो रही है, जैसे कि भाई
पानी है उसमें हमने NaCl डाल दिया, ओके, पानी में NaCl डाल दिया तो अब वो डिसोल्यूशन हो जाएगा उसमें, ओके। तो पानी H2O एंड NaCl के बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो कितना टाइम लेगा भाई वो, कब तुरंत स्टार्ट हो गई या थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होगी, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जैसे कि कोल है और उसमें से डायमंड बन रहा है, कोल है उसमें से डायमंड बन रहा है, तो भाई वो तो सालों लग जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, ओके। हमारे पेट्रोलियम गैस बनना, हमारा कोल बनना, पेट्रोलियम गैस बनना, पेट्रोलियम ऑयल बनना, तो ये सब केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन सालों लग जाते हैं। तो हमें स्पीड की भी बात करनी है, अंडरस्टूड। तो यहां पर भी हम स्पीड की बात करते हैं, सो हम ऐसा बोल सकते हैं, नाम के ऊपर से ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं कि इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड की बात करने वाले हैं कि कितना जल्दी हो रही है, कितना कम हो रही है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी एंड ऑल, वैसा हम एजम्पशन ले सकते हैं। और है भी वैसा ही, ओके। तो क्या करने वाले समझ में आ गया कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे काइनेटिक्स मतलब हम स्पीड की बात करेंगे कि कितनी जल्दी होगी, ओके, कितनी जल्दी होगी, कितनी स्लो होगी, उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली, वो सब डिस्कशन हम करने वाले हैं ये चैप्टर में। ये तो ओवरव्यू बता रहा हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। डन, समझ में आ गया, पक्का। तो ये था हमारा नाम पे से एजम्पशन कैसा होगा और ऐसा ही है केमिकल काइनेटिक्स, ओके। चलो बुक में जो इंट्रोडक्शन है और बहुत सारी एप्लीकेशंस है उसकी, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ओके, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, ओके, सो दैट हमारा जो रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर पाए ना, ओके। जैसे कि भाई हम एमोनिया बना रहे हैं तो हमें पता है कि भाई कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, और सपोज हम यूरिया बना रहे हैं, यूरिया, ओके, हम क्या बना रहे हैं, यूरिया बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब इकट्ठा होंगे और यूरिया बनने वाला है, ओके। पता तो है, इंडस्ट्री डाल दी तुमने, लेकिन अभी सपोज वो यूरिया बन रहा है 3 दिन में, तो क्या काम की तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री? वैसे थोड़ी तुम बिजनेस करने के लिए ही तो इंडस्ट्री डाली हुई है, सही है, ओके। बिजनेस करने के लिए इंडस्ट्री डाली हुई है, तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हें 3 दिन में मिल रहा है, ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, जल्दी मिलना चाहिए, ओके। तो मतलब इंडस्ट्री में भी स्पीड काम करती है कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्टिविटी प्लान कर सके, ओके। जैसे कि भाई ये हमारे दांतों के बीच में होल हो जाता है अगर, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे पर्टिकुलर पेस्ट बनाते हैं और वहां पर रखते हैं, ओके। तो क्या होगा, पेस्ट भी हमारे दांतों के साथ चिपक जाएगा, डन। तो वो पेस्ट कितने टाइम में केमिकली रिएक्ट करके हमारे दांतों के साथ चिपक जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो पेस्ट के इंग्रेडिएंट को प्लस माइनस करेंगे, ओके। वो टाइम पता होगा तो समझो कि ये पेस्ट लगा दिया और वो हमारे टीथ के साथ बैलेंस होगा एकदम अच्छे से, उसके जैसा ही फॉर्म ले लेगा, उसके लिए 3 दिन लग रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। 3 दिन के लिए वो कितना पानी पिएगा, कितना खाना खाएगा, क्या क्या करेगा, वो सब पेस्ट कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर, तो तुरंत हो जाए। वैसी बात होनी चाहिए जैसे हमारी फेविक्विक की एड आती है, ओके, कैसे चपकाया और तुरंत ही चिपक गया। और कोई ऐसे गम होंगे, चपकाया फिर ऐसे मारो, फिर ऐसे दबाकर प्रेस करके रखे रहो 2 मिनट तक रखे रहो, 5 मिनट तक रखे रहो, 1 घंटे तक रखे रहो, उसके ऊपर वेट रखकर, तब जाके वो चिपकेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है लेकिन रेट उसका बहुत स्लो है। लेकिन फेविक्विक में ऐसे किया, ठंडा हो गया, बात खत्म, विद इन सेकेंड्स वो केमिकली रिएक्ट हो जाता है, डन। तो ये सारी एप्लीकेशंस है। तो ये एप्लीकेशंस कब आएगी, जब हमें ये काइनेटिक्स पता होगा, तब ही तो हम ऐसी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, पक्का। चलो तो बुक का इंट्रोडक्शन देखते हैं।
केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शंस ऑकर। तो वही है केमिकल काइनेटिक्स, हमें बताएंगे कि कैसे ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है। और जैसे इसमें और क्या है कि पहले के साइंटिस्ट लोग ने बताया था, क्या बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ही कॉइन की दो साइड है। केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ही कॉइन की दो साइड है। अब हम सोचेंगे कहाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे हम 11th में और यहाँ कहाँ केमिकल काइनेटिक्स, क्या है मैचिंग? मैचिंग है, क्या मैचिंग है? सबसे पहले तो हम काइनेटिक्स की बात कब करेंगे? हम काइनेटिक्स की बात करेंगे कब? केमिकल काइनेटिक्स की बात कब करेंगे? जब केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी तब तो बात करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी तभी, और केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा CuSO4 में जैसे ही हमने Cu इलेक्ट्रोड डाल दिया, ऑटोमेटिक वहां पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया स्पॉन्टेनियसली। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया नहीं, उनके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो CuSO4 में हमने Cu डाला था, ZnSO4 में Zn डाला था, तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, वहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी गेन की, देखा था हमने। तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करंट देते थे और केमिकल रिएक्शन होती थी, वो हमें तो ये तो हमने कुछ दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें मिल रहा है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके, तो मतलब खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन हो, हमें हर बार कहाँ ऐसा कुछ करने जाएंगे हम? थोड़ा बहुत तो हम देंगे ही, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट कम है तो वो दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज फिजिबल नहीं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, फिजिबल तो है लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा हो जाएगा। ओके, कि भाई आमदनी मतलब सैलरी है तुम्हारी अठन्नी मतलब 50 पैसे और खर्चा 1 रुपया, तो लॉस हो गया ना 50 पैसे का। ओके, लाइक दैट, ये मतलब ऐसे ही फ्रेज है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब जितना इनपुट है हमारा, मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा, हमारा जो सैलरी है उससे ज्यादा तो हमारा खर्चा है, लाइक दैट। ओके, तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा समझो कि तुम बहुत ही खतरनाक वाला लैब सेटअप करके इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतनी वेलोसिटी, कैटालिस्ट, ये वो उतना खर्चा किया और फिर तुमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा हुआ सपोज ऐसा समझो 1 लाख रुपीज, और वो प्रोडक्ट बिक रहा है 60,000 रुपीज में, तो फिर क्या फायदा? लॉस हो गया ना ये तो 40,000 में। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, वो हमें समझना है। अंडरस्टूड? ओके, अगर केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं तो फिर काइनेटिक्स की बात कहां से आ गई? क्योंकि काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स मतलब जैसे वहां पर काइनेटिक्स मतलब मोशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो फिर ये स्टडी कहां से करेंगे हम? केमिकल काइनेटिक्स तो हम स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ब्रांच है एक। ओके, लेकिन केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं तो स्टडी क्या करेंगे? अंडरस्टूड? ओके, सो सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। वहां आता है थर्मोडायनेमिक्स कि फर्स्ट लॉ तो क्या बोलता था थर्मोडायनेमिक्स का? दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड लॉ जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का था, केमिस्ट्री में हम जो पढ़े थे, उसमें हमें पता चला था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसमें हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था ये तो, ओके, कि डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। ओके, द रैंडम डिसऑर्डर जो था, ओके, डिसऑर्डर देखा था ना हमने थर्मोडायनेमिक्स में, तो दैट डिसऑर्डर इज द एंट्रोपी चेंज। ओके, तो एंट्रोपी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन कब? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो मतलब क्या है? व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, व्हेन डेल्टा जी, ये लिख नहीं रहा हूं, चलेगा ना सब? ओके, सो डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, मतलब कि एंट्रोपी चेंज होगी और बढ़ेगी। ओके, कोई भी चेंज करोगे तो एंट्रोपी तो बढ़ने ही वाली है, ये हमने देखा था।
ओके, सो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आइसोथर्मल सिस्टम हो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, अदरवाइज तो एंट्रोपी कंटिन्यूअसली तुम कुछ भी करो वो बढ़ जाएगी। ओके, डिसऑर्डर तो बढ़ ही जाएगा। सो यहाँ पर भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एस की वैल्यू एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी तो S1 से S2 ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा एस S2 माइनस S1 निकालेगी तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डन। ओके, तो यहां से हमें पता चला, हमने जो बोला साइंटिस्ट ने कि भाई केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ही कॉइन की दो साइड है। कैसे कि भाई यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स है, और जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, आ गया ना केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन हो गई वो तो पता चल गया। नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी तो फिर बात ही नहीं है, स्टडी कहाँ क्या करोगे हम, वो तो फिर स्टैटिक्स हो गया। तो हम तो केमिकल काइनेटिक्स आ कब जाएगा, जब रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी वो कैसे पता चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर से। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हो रही है तो हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला था कि वो एक ही कॉइन की दो साइड है। अंडरस्टूड? ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न्ड विद द चेंज। तो भाई केमिस्ट्री चेंज तो होगा ही, ऑब्वियस है। Substances with well-defined properties are converted by chemical reactions into other substances with different properties। तो ये तो हमने केमिस्ट्री की स्टार्टिंग जब की थी, 10th में भी हम जब केमिस्ट्री अलग से पढ़ते थे तब तक तो हम क्या करते थे, एक ही, मतलब 10th में भी हम तो बुक तो एक ही थी, लेकिन हमें पता है कि केमिस्ट्री मतलब क्या है भाई, सब्सटेंसेस है जिसे हम रिएक्टेंट बोलते थे, वो लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर कोई नई प्रोडक्ट बनेगी। तो हमें पता था क्या कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो और जो रिएक्टेंट हो रही है वो, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। वो तो हमने समझा ही था। जैसे कि भाई H2 है, O2 है, तो H2 तो क्या है, कंबस्टिबल है। ओके, H2 कंबस्टिबल है, जल सकता है। O2 क्या है, कंबशन को सपोर्ट करने वाला है। और H2 प्लस O2 मिल जा रहा है, H2O जब बन रहा है तो H2O तो भाई जल रहा हो उसको बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आता है। सोचो, H2 की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन कंबस्टिबल है मतलब जलने वाला। ऑक्सीजन जहां जल रहा है, कंबशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के बगैर तो कुछ जलने वाला है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को, किसी भी चीज को कंबशन होने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या, कौन सी 3 सब्सटेंस चाहिए, ऑक्सीजन, फायर मतलब के हीट, फ्यूल। ओके, 3 चीजें चाहिए, फायर और से हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें चाहिए। सो ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट था। हम उसके ऊपर कुछ ग्लास रख देते थे, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया तो धीरे करके थोड़े टाइम के बाद, थोड़े मिनट, थोड़े सेकंड के बाद वो कैंडल क्या हो जाती थी, एक्सटिंग्विश हो जाती, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था इसलिए। ओके, सो वही है। तो यहाँ पर एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मतलब कि कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन जो कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, और वो दोनों इकट्ठा होकर अगर पानी बन गया है तो जला हुआ बुझाने के काम आता है। तो देखो, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी देखो और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखो, डिफरेंट है, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। ओके, सो इसीलिए बोल रहे हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए केमिस्ट ये फाइंड आउट करते हैं क्या, द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। As you know that a reaction with delta G negative at a constant temperature and pressure is feasible। तो सबसे पहले तो feasibility of chemical reaction साइंटिस्ट फाइंड करेंगे। feasibility मतलब possibility, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पहली बात तो वही है। दूसरा, एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो साइंटिस्ट अब किस में इंटरेस्टेड है, केमिकल रिएक्शन हो गई तो अब कब तक हमें केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक्सटेंट टू विच द केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, मतलब कब मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की और केमिकल इक्विलिब्रियम मुझे मिल रहा है 5 साल बाद, तो क्या करूं मैं ऐसी केमिकल रिएक्शन का, समझ में आया। 5 साल कौन वेट करेगा, हमारे पास मतलब पब्लिक के पास, हमारे पास तो सब कुछ है, पब्लिक के पास पेशेंस कहाँ है,
ओके 5 साल के लिए कोई वेट करना चाहता नहीं है, जो वेट करेगा उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन वेट करना चाहता नहीं। ओके, सो एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड, मतलब कहां तक वो रिएक्शन जाएगी। एक्सटेंट मतलब एक टाइम पीरियड, और से एक पर्टिकुलर तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो कम हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट बनेगी। ओके, तो रिएक्टेंट कब तक कम होगा, क्या जीरो हो जाएगा, क्या जीरो नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं 11th में। ओके, तो पर्टिकुलरली थोड़ा रिएक्टेंट तो लास्ट में बाकी रहेगा। थोड़ा रिएक्टेंट बाकी रहा मतलब अब वो नहीं हो सकता, नहीं अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी जितना यहाँ से सपोज कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट में से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है वापस रिएक्टेंट में, तो वही इक्विलिब्रियम रीच हो गया। लेकिन ये एक्सटेंट मतलब कितने टाइम पीरियड तक ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम रीच कर सकते हैं, या फिर कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होगा ना, तो कितना कम होगा तब हम केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो गया। या यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा तब केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, वो हमें पता होना चाहिए। वो बोल रहे हैं एक्सटेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होने का एक्सटेंट मतलब से टाइम पीरियड, या फिर रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी कम होगी तब तक केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा तब केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। 3 चीजें बोले, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होने का टाइम क्या है, वो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होने तक कब तक कितना रिएक्टेंट कम होगा वो, और थर्ड कि केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होने तक कितना प्रोडक्ट बनेगा वो। समझ में आ गया, एक्सटेंट कहने का मीनिंग ये है, अंडरस्टूड। ओके, थर्ड स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, भाई वही स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, जैसे अभी हमने टाइम पीरियड बोला ना, तो वैसे ही क्या है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है। ओके, कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है वो हमें पता होना चाहिए। कोरोजन हो रहा है, ओके, अभी हमने नई विंडो लगाई, ओके, एल्यूमिनियम की सपोज हमने ग्रिल लगा दी, तो वहां पर तो कोरोजन हो जाएगा, आयन का आयन ऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाएगा। लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही था हमारा, कोरोजन कैसे होता है डिटेल में हमने समझा था, याद है ना। Fe में से Fe2O3 बन रहा है, FeO बन रहा है, फिर वापस H2O उसके साथ इकट्ठा हो रहा है, याद आया। ओके, तो वो अच्छे से पढ़ना सब। तो ये कोरोजन हो रहा है, तो कोरोजन सपोज मान लो कि उसको जितना ऑक्सीजन और से वाटर वेपर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस जगह पर कोरोजन हो तो रहा है। जैसे कि ये हमारी चेयर है, देखो हमारी चेयर के ये जो हैंडल्स है उसका जो बेस है वो भी आयरन का ही है। ओके, तो यहाँ पर भी लगेगा तो सही, 4 साल हो गए, ये 5वां साल है हमारे क्लास का। ओके, तो ये चेयर पे भी क्या लगेगा, कोरोजन तो लगेगा ही। तो यहाँ चेयर पे लगा हुआ कोरोजन तुम चेक करो, 4 साल में जितना लगा है उतना थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, और जो ओपन में ये जो विंडो है उसकी ग्रिल है उसको भी 4 साल हुए हैं, साथ में ही सब हुआ था। तो अब तुम उसका देखना कि वहां कितना कोरोजन हुआ। ओके, तो क्या सेम हुआ होगा, नहीं, वो ज्यादा कांटेक्ट में है, वहां बारिश गिर रही है, वहां पानी गिर रहा है, अभी ये चेयर थोड़ी गीली हो रही है अभी। ओके, सो मॉइस्चर वहां पे ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इट इज अप टू के कौन सी कंडीशन में है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, स्पीड क्या होगी। ओके, तो अगर ऐसे अंदर रखा हुआ आयरन है, ओके, तो वो तो बहुत टाइम के बाद कोरोजन लगेगा, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन सपोज तुम बात कर रहे हो से स्टीमर की, बोट की, तो भाई कहाँ तुम साल और कहाँ तुम ईयर की बात कर रहे हो, कहाँ मंथ की बात कर रहे हो, वो तो डेज में आवर्स में लगेगा। क्यों, 24 घंटे पानी में ही रहना है। ओके, 24 घंटे पानी में रहना है, तो वहां कोरोजन होगा। फिर याद आया ना वो हमने किया था, जो कोरोजन होगा इसके लिए शिप के लिए हमने एनोड और वो बनाया था मैग्नीशियम और उसके क्यूब डाले हुए थे नीचे, याद आया ना। तो वो एप्लीकेशन है कोरोजन को रेजिस्ट, मतलब यहाँ पे कोरोजन होगा तो उसका होगा, बोट का नहीं होगा। वो हमने लास्ट चैप्टर की लास्ट थियरी में पढ़ा था। कहने का मीनिंग क्या है कि स्पीड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। ओके, तो 3 चीजें के ऊपर ज्यादा साइंटिस्ट ने जोर दिया है। क्या, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो पता चलेगा हमें डेल्टा जी की वैल्यू से। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो होगी, डन। अभी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सो केमिकल इक्विलिब्रियम रीच होने के, द एक्सटेंट अप टू विच केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, तो उसका मीनिंग क्या है कि भाई कितने टाइम पीरियड तक केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, या फिर रिएक्टेंट कितना कम होगा सो दैट केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा सो दैट केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। एंड थर्ड, द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि भाई कितनी स्पीड है,
एक दिन में केमिकल इक्विलिब्रियम वही वापस वो टाइम पीरियड वाला ही आ गया कि स्पीड कितनी है, कितना फास्ट होगा, कोई प्रोसेस कितना फास्ट है, कितना स्लो है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए थे कि वो पेस्ट वाला, ओके, टूथ के अंदर जो हमारे कैविटी फील कर रहा है वो पेस्ट है, फेविक्विक वाला एग्जांपल है, गम वाला एग्जांपल है, डिफरेंट थिंग, ओके। सो वो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। डन, ओके, चलो। Along with the feasibility and extent, it is equally important to know the rate and the factors controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding। तो वही चीज कि ये दो चीज तो ठीक है, अभी हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कहाँ कर रहे हैं, थर्ड पे, दैट इज स्पीड। कि भाई फिजिबिलिटी और एक्सटेंट तो हम समझ लिए, पहला पॉइंट फिजिबिलिटी का था, दूसरा पॉइंट एक्सटेंट का था, थर्ड पॉइंट था स्पीड का। तो बोल रहे फिजिबिलिटी और एक्सटेंट के साथ साथ स्पीड भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी का है, फिर एक्सटेंट का है और फिर थर्ड स्पीड का है, नहीं, सबका इक्वल जैसा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, वो बोल रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल विच पैरामीटर्स डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल्ड। तो भाई ये पैरामीटर स्पीड का ही बात है ना, तो एक पैरामीटर है, स्पीड पैरामीटर है क्या, कि हमारा खाना है कितने टाइम में बिगड़ जाएगा। सपोज तुम्हारा दूध फटने वाला है, ओके, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दूध के जो बैक्टीरियाज है वो केमिकली रिएक्ट करेंगे उसके अंदर, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर रिएक्ट करेंगे वो तुम्हें पता चल गया। सो दैट उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर तुम उसको गर्म कर दोगे, तुम उसको फ्रिज में रख दोगे, तो तुम्हारा दूध फटेगा नहीं। तुम्हारा खाना है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा देखो हमारे पेरेंट्स को पता होता है, भले ही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन पता तो होता है कि भाई ये खाना है तो ये 6 घंटे में बिगड़ जाएगा, दोपहर का खाना रात को नहीं खा सकते। और कोई खाना होगा तो दोपहर का खाना रात को भी खाएंगे, दूसरे दिन सुबह भी खाएंगे और दूसरे दिन दोपहर भी खाएंगे, लेकिन सारे खाने को ऐसा नहीं कर सकते। वो पर्टिकुलर फूड होता है, ओके, पर्टिकुलर फूड होता है और पर्टिकुलरली उसको कुछ करना भी पड़ता होगा। जैसे कि भाई रोटी तुम्हारी दोपहर की बच गई तो रात को खा लो, ओके, गर्म करके, फिर दूसरे दिन तो उसको फिर तोड़ के वो फिर बना दिया, थोड़ा राई और वो करके फ्राई किया एंड ऑल। तो नहीं, तुम ब्रेकफास्ट में कभी कभी हम स्कूल में ले जाते थे तो वैसे रोटी के टुकड़े कर दिए होंगे, पीसेस ऑफ, ओके, हाँ, वघारेली रोटी, सो वो खा लिया, ओके। तो क्यों भाई वो स्पॉइल नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसको हमने ऐसे ट्रीट किया है, ओके। रेंसिडिटी पढ़े थे हम, याद हो तो, ओके। हम तो आचार तो 1-1, 2-2 साल तक रखते हैं। अभी मैंने एक जोक सुना था कि बोले कि यार फॉरेन के लोग तो डरते हैं कि यार फ्यूचर में क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजी से, मतलब एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करके कितना वो लोग डरते रहते हैं कि अगले साल जिएंगे नहीं जिएंगे, कितना सारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ये वो, कि भाई बहुत डरते हैं कि फ्यूचर में डेथ हो जाएगी ये वो। हमारे लोग एकदम पक्के ही होते हैं, इसीलिए तो हम 1-1, 2-2 साल का आचार बना के रखते हैं ऐसे। जोक था कि हमारे लोग तो पक्के ही होते हैं, पता ही है जीने ही वाले हैं, इसलिए तो 1-1, 2-2 साल का आचार भी बना के रखते हैं ऐसे, पिकल। सो वो देखा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था। अच्छा, तो कहने का मीनिंग है कि खाना कितने टाइम में बिगड़ जाएगा, तो ये स्पीड है, केमिकल काइनेटिक स्पीड पता होगी हमें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट कर सकते हैं कि भाई चलो इसको खा लो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, ओके, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। सो ये हमें कैसे पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा, ओके। हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया था, ओके, कि डेंटल फिलिंग के लिए जो तुम पेस्ट बनाओगे, ओके, तो उसके इंग्रेडिएंट तुम उसके अकॉर्डिंगली सेट करोगे कि भाई जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाना चाहिए, स्टेबल हो जाना चाहिए, रैपिडली सेटिंग हो जाना चाहिए। नहीं तो वो सेटिंग ही नहीं होगा तो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वो सब अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाए, चलो मान लो कि नॉन हैजार्डियस मटेरियल तुमने कुछ बना दिया है, बन ही गया है ऑलरेडी, कितनी सारी ऐसी दवाई आ गई, भले ही अंदर जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ ना, अब वापस फिल करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो ये सारी एप्लीकेशन ही है। और व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन, ऑटो इंजन में कितने रेट पर फ्यूल बर्न्स होगा, ओके। अब देखो, अब तो बहुत सारे, अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर बाइक ली थी बुलेट, ये अपनी है वो नीचे, सो उसमें पता चला कि इतने बढ़िया, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, और हमारी नॉर्मल बाइक होती है तो उसमें ऐसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इतना बढ़िया होता है कि भाई जरूरत है पेट्रोल के 1 ड्रॉप की, अभी जो हमारी स्पीड है
तब पेट्रोल के सिर्फ एक ड्रॉप की जरूरत है तो वो एक ही ड्रॉप देगा। इंजन में जहां कंबशन हो रहा है वहां एक ही ड्रॉप आ गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सिर्फ एक ड्रॉप की जरूरत है तो सिर्फ एक ही ड्रॉप देगा। जैसे हमारी नॉर्मल बाइक में क्या होता है, भले ही एक ड्रॉप की जरूरत हो, पूरा का पूरा अवेलेबल ले हो भाई, जितना यूज करना हो उतना करो, तो वहां ज्यादा यूज हो जाता है, वहां ज्यादा यूज हो जाता है क्योंकि अवेलेबल हो गया ना। जैसे क्रेडिट कार्ड जैसा है, ओके पहले से ये लो, स्क्रैच करो, ये परचेस कर लो, शॉपिंग कर ली, परचेस कर लिया, ओके बिल तो बाद में आएगा, पता बाद में चलेगा कि अच्छा ये एवरेज तो देखो 20 की ही एवरेज आई, क्यों पता बाद में चला, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट अवेलेबल हो जाता है जितनी जरूरत भी नहीं थी, ओके। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जितनी जरूरत हो, माइक्रो एमएल में भी, ओके माइक्रो एमएल बोल रहा हूं, मतलब मिलीलीटर में भी, ओके मिलीलीटर माइक्रोलीटर में भी इतना छोटा अमाउंट अगर जरूरत हो उतना छोटा अमाउंट ही अंदर जाएगा, बाकी का टैंक में, फ्यूल टैंक में अलग से ही रहेगा, ओके इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हो जाएगा। उससे होगा क्या, फालतू का वेस्ट कम हो जाएगा, तो हमारा फ्यूल बच गया, मतलब हमारी एवरेज बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी एवरेज डाउन नहीं होगी, ओके। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गए हैं, तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, ये तो लाइव एग्जांपल, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। सो वही है कि हमारा फ्यूल कितने टाइम में मतलब रिएक्ट करेगा इंजन के साथ, कंबशन में कितना टाइम लगेगा, तो वही चीज बता रहे हैं कि व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स, फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा ना उसको। यही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है, कंबशन को कंट्रोल करता है कि भाई इतना जल्दी, इतना फास्ट, लाइक दैट, ओके। सो वो कैसे पता चलेगा, केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा, ओके ये सारी एप्लीकेशन ही है। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो भी हमने पढ़ी, बुक वाली भी और बुक के बगैर भी मैंने तुम्हें 2-3 जो भी बताई, वो सारे के सारे एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो ब्रांच है, ओके केमिस्ट्री की, जहां पे हम ये डील करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड होगी, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैटालिस्ट यूज करेंगे तो क्या होगा एंड ऑल, प्रेशर कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है, ओके कैटालिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, एरिया कितना रखना है, ओके केमिकल रिएक्शन होगी तो एरिया भी होगा ना, पर्टिकुलरली एरिया डिपेंड करता है। सो ये सब कुछ स्टडी हम करेंगे, वही है हमारा क्या, केमिकल अंडरस्टूड। ये इंट्रोडक्शन में हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, ओके, सो दैट हम चैप्टर में डिटेल्ड में आगे बढ़ पाए। अच्छा चलो, द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग द मूवमेंट। तो भाई यहाँ से आया हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, MCQ। Thermodynamics tells only about the feasibility of the reaction where chemical kinetics tells about the rate of a reaction। तो थर्मोडायनेमिक्स तो हमें सिर्फ बताता है फिजिबिलिटी, ओके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो पता चल जाएगा कि अच्छा रिएक्शन हो रही है, लेकिन कितनी स्पीड से हो रही है वो थर्मोडायनेमिक्स बताता नहीं है, कितनी स्पीड से हो रही है वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। यही है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का लिमिटेशन, कितनी स्पीड से हो रही है वो बताता नहीं है, ओके। फिजिक्स के सेंस में भी तुम अगर सेकंड लॉ का लिमिटेशन देखो फिजिक्स के सेंस में, तो वो भी यही है क्या, फर्स्ट लॉ तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का था, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओके, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहां से कहां ट्रांसफर होगा, वो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ से वो नहीं पता चलेगा कहां से कहां जाएंगे, सेकंड लॉ से वो पता चलता है कि भाई हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तो वर्क देना पड़ेगा, ओके। तो वो डायरेक्शन कहां पता चलती है, सेकंड लॉ से। लेकिन सेकंड लॉ की भी लिमिटेशंस क्या है, वहां पे रेट नहीं पता चलता, टाइम पीरियड नहीं पता चलता कि कितने टाइम में इतना यहाँ चला जाएगा। तो उसके लिए वापस थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के बाद वहां पर एक और ब्रांच आ जाती है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, जिसका नाम क्या है, हीट ट्रांसफर। तो वहां पे हम रेट की बात करते हैं, ओके, कि कितने टाइम में तुमने बोल दिया कि यहाँ से इतनी एनर्जी यहाँ पास होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी जाएगी, यहाँ पर भी डायरेक्शन पता चल गई है सेकंड लॉ से, जो फर्स्ट लॉ से पता नहीं चल रही थी। लेकिन सेकंड लॉ के भी लिमिटेशंस है, ये ट्रांसफर हो रही है वो तो बता दिया, कितने टाइम में ट्रांसफर होगा वो नहीं बताया, वहां पे हीट ट्रांसफर,
ओके तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं केमिस्ट्री के कंसर्न में कि केमिकल काइनेटिक्स हम समझ तो रहे हैं। ओके तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता तो चलेगा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, सो केमिकल रिएक्शन जो है रिएक्शन होगी मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कितनी स्पीड से होगी, वो हमें पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स से। अंडरस्टूड? ओके So for example, thermodynamic data indicate that diamond shall convert graphite, but in reality the conversion rate is so slow that the change is not perceptible at all. Okay, जैसे ग्रेफाइट की बात की, ओके कार्बन में से ग्रेफाइट, कार्बन का डायमंड फॉर्म, ओके फुलरेंस, कोई भी फॉर्म हो, ओके है तो कार्बन का फॉर्म ही। ओके सो वही चीज बता रहे हैं, ये मैंने बताया ना कि इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट, तो भाई डायमंड शेल ही फिर अगर उसको प्रॉपर तुम्हारा डायमंड फॉर्म तो बन गया, अभी डायमंड को सही सही ट्रीट नहीं हुआ मतलब एग्जैक्ट फाइनल फॉर्म नहीं बन गया, तो उसमें भी क्या है डायमंड बनता है। जैसे कार्बन में से ही क्या है बनता है, फुलेरेंस बनता है, डायमंड बनता है, ग्रेफाइट बनता है। ओके लेकिन कार्बन में से डायमंड बनने के लिए कितना टाइम लगा, कितने साल लगे, वो हमें पता चलता नहीं है। कार्बन में से ग्रेफाइट, कार्बन का ये फॉर्म है, कितने साल लगे, ये तो फॉर्म है ना एक पर्टिकुलर, बेस एलिमेंट क्या है कार्बन, तो कार्बन के ही फॉर्म्स है ये सारे, तो ये कितना टाइम लगा ये बनने के लिए, कितना टाइम लगा। जैसे कि भाई नींबू पानी बनाना है तो बेस एलिमेंट है हमारा पानी, बेस एलिमेंट है हमारा क्या पानी, लेकिन ये पानी में से नींबू पानी बनने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब लेमन जो हमने डाला, हमने जो शुगर डाला, वो कितने टाइम में अंदर से अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, वो पता चलेगा हमें केमिकल काइनेटिक्स। अंडरस्टूड? ओके तो वही चीज बता रहे हैं। Therefore, most people think that diamond is forever. इसीलिए समझते हैं क्या डायमंड इज फॉरएवर, लेकिन फॉरएवर तो कुछ होता नहीं है तो उसका फॉर्म भी क्या बन जाएगा, से डायमंड का भी फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज इतना लंबे टाइम के बाद आता है, दैट्स व्हाई हम मान लेते हैं क्या डायमंड इज फॉरएवर। कोई एक ज्वेलरी जो ब्रांच है, फ्रेंचाइजी है, उसका तो टैगलाइन भी यही है, ओके हीरा है सदा के लिए, एक टैगलाइन है, कोई फ्रेंचाइजी है, ये ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी, आई थिंक याद नहीं है मुझे, लेकिन पीसी ज्वेलर्स का शायद टैगलाइन होगा या तनिष्क का होगा, व्हाटएवर जो भी हो वो याद नहीं है, लेकिन ये टैगलाइन है हीरा है सदा के लिए। क्यों? उनको केमिकल काइनेटिक्स नहीं पता है इसलिए लेकिन उनके लिए तो सदा के लिए ही है। सपोज लाइफ होगी, एवरेज लाइफ ह्यूमन की है अभी के लिए मान लो 100 इयर्स एवरेज, ओके तो 100 इयर्स तक तो डायमंड ही रहेगा, तब तक तो उसको कुछ नहीं होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन और विथ रिस्पेक्ट टू आवर लाइफ वी कैन से दैट या इट इज परमानेंट, बट हमें पता है परमानेंट तो कुछ है नहीं। अंडरस्टूड? वैसे तो हम सन भी बोलते हैं, सन को नहीं बोलते कि भाई सन तो रहेगा ही ना, सन कहाँ जाएगा, सन तो है ही, लेकिन हमें फिर वो भी पता है कि भाई सन की भी एज है, हम सन की आधी एज कंप्लीट कर चुके हैं, सन अपनी आधी एज कंप्लीट कर चुका है, उसकी एज है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और हम अभी बीच में है, तो अभी भी 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स के बाद सन की भी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके सो लेकिन हम बोलेंगे सन इज फॉरएवर, भाई तो कंपेयर करेंगे सन की एज की हमारे एज के साथ, तो ये तो 10⁹ हमारा तो 10⁹2 भी नहीं है, अभी एवरेज मान लो 10⁹2 है, 100 इयर्स मतलब 10⁵2, तो कहां कितने हमारे तो कितने जन्म हो जाएंगे। ओके समझ में आ रहा है, कितने बर्थ हो जाएंगे। सो इसीलिए बोल रहे हैं कि डायमंड इज फॉरएवर। Kinetic studies not only help us to determine the speed or rate of a chemical reaction, but also describe the condition by which the reaction rates can be altered. मतलब chemical kinetics में हम ये rate की बात कर रहे हैं, rate मतलब speed, ओके rate मतलब क्या, speed with respect to time, rate का word meaning क्या है, with respect to time, अभी हमने physics पढ़ा, ओके डेल्टा टी पावर पढ़ा था हमने, work done per unit time that is power,
ओके। सो डेल्टा टी बोलो मतलब तुम स्पीड बोलो, वैसे काइनेटिक्स के सेंस में स्पीड बोलो या रेट बोलो, दोनों सेम ही है। तो क्या बोल रहे हैं कि ना केमिकल काइनेटिक्स से ना ही सिर्फ स्पीड मिलती है और ना ही सिर्फ रेट मिलता है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये स्पीड अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो भी पता चल जाता है। वो भी पता चल जाता है कि कोई कहीं पे स्पीड स्लो है तो हमने फास्ट कर दी, फेविक्विक बना दिया, जल्दी चिपक गया। ये क्यों बना दिया, मतलब कैसे पता चला, हमें केमिकल काइनेटिक्स पता चल गया, इसलिए हमने इंग्रेडिएंट्स चेंज किए, प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया चेंज किया, कैटालिस्ट डाला, ये वो, सो दैट वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो गई। समझ में आया? तो हम सिर्फ स्टडी नहीं करने वाले रेट उसका कितना है, स्पीड कितना है, वो तो करने ही वाले हैं। एक्स्ट्रा ये रेट अगर हमारे बेनिफिट के लिए है तो चलने दो, अगर हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, बहुत स्लो है, तो फास्ट कैसे कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसको स्लो कैसे कर सकते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। वो एनालिसिस भी करेंगे हम कि क्या करेंगे सो दैट ये स्पीड जो फास्ट है वो स्लो हो जाए, या फिर ये स्पीड जो स्लो है वो फास्ट हो जाए, वो भी एनालिसिस करने वाले हैं। अंडरस्टूड? ओके ओके। सो द फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो, तुम याद रखने के लिए मैं तुम्हें बता दूं। PCT and area of catalyst, इतना याद रखो। ट्रिक, ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन और 1 मार्क के लिए ट्रिक। क्या PCT एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट, ये ट्रिक है, PCT एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट। तो क्या है, अब देखो फिर से, PCT एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट, द फैक्टर्स किसके ऊपर, ये अल्टर करेंगे ना, हम अल्टर करेंगे कि भाई स्पीड और रेट तो पता कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है, फास्ट करो, कैसे करेंगे, ये फैक्टर से करेंगे। द फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, छोड़ो हम हमारे जाएंगे, प्रेशर, प्रेशर, P फॉर प्रेशर, C फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर टेम्परेचर, एंड अगेन एरिया ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट तो आया, कैटालिस्ट अफेक्ट दी रेट ऑफ रिएक्शन, और एरिया कैटालिस्ट का नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ कैटालिस्ट, एरिया कैटालिस्ट का नहीं है, एरिया अलग ही कंसेप्ट है, एरिया अलग ही कंसेप्ट है। जैसे कि भाई कोई कार्बन है, ओके, तो कार्बन जल रहा है, ये कार्बन की कोई रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा समझो कि ये मेरा पर्टिकुलरली कोई मटेरियल है, उसके रिएक्शन हो रही है, ओके, आसपास रिएक्शन हो रही है, चारों ओर से रिएक्शन हो रही है ऐसे, ओके, जिसके साथ भी मिल गया है उसके साथ चारों ओर से वो रिएक्शन हो रही है, ओके। तो ये चारों ओर से रिएक्शन हो रही है, मैंने एक सब्सटेंस लिया, सॉलिड सब्सटेंस था, उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होगा, ओके, स्फीयर होगा, क्यूब होगा, ओके, क्यूबॉइड होगा, व्हाटएवर, और केमिकल रिएक्शन हो रही है, डन। और अगर मैं ये सॉलिड ना लूं, ये सॉलिड ना लूं, और ये सॉलिड को मैंने क्रश कर दिया, पाउडर फॉर्म कर दिया, पूरा का पूरा, क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म कर दिया, और अब सेम केमिकल रिएक्शन करवाऊं, फास्ट हो जाएगा। ये सेम केमिकल रिएक्शन करवाई तो क्या हो जाएगा, फास्ट। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले जो एटॉम्स थे ये सॉलिड के, वो तो अभी कांटेक्ट में ही नहीं आए थे, बाहर वाले ही केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अंदर वाले कांटेक्ट में आएंगे। ये पाउडर फॉर्म कर दिया, सारे के सारे एक साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, समझ में आया? पाउडर फॉर्म कर दिया तो सारे के सारे एक साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो ये आ गया एरिया। यहाँ पे एरिया ज्यादा था, यहाँ पार्टिकल्स का टोटल एरिया ज्यादा था, और यहाँ पर सबको मिलाओगे तो वापस एरिया यही हो जाएगा, लेकिन मैंने एरिया क्या कर दिया, अलग अलग डिफरेंट कर दिया। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पाउडर फॉर्म का, ये सब्सटेंस वही है, केमिकली जिसके साथ रिएक्ट करना था वो भी वही है, लेकिन फॉर्म चेंज कर दिया। अगेन सॉलिड का सॉलिड ही है, फेस भी चेंज नहीं किया, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, लेकिन उसका एरिया चेंज कर दिया मैंने। जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जहां हो रही थी वो एरिया बहुत ज्यादा था, यहाँ पर एक पार्टिकल के साथ केमिकल रिएक्शन, एक ही पार्टिकल के साथ पूरा, एक ऐसा समझो एक स्फीयर है, ओके, उसको मैंने पानी में डाल दिया, स्फीयर को पानी में डाल दिया, और ऐसा समझो मार्बल होती है ना, मार्बल खेलने वाली,
वो समझ लो, वो एक हमारा मटेरियल है, उसको मैंने पानी एसिड में डाल दिया तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मान लो। ओके, तो ये मार्बल को एसिड में डाल दिया, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एक केस ये है। और दूसरा है मार्बल को मैंने ऐसे क्रश कर दिया एकदम और फिर एसिड में डाल दिया, तो वो भी रिएक्ट करेगा। लेकिन क्रश करने के बाद उसका एरिया और पहले जो मार्बल का एरिया था दोनों डिफरेंट है, तो दोनों अलग तरीके से काम करेंगे। उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। डन, समझ में आया? सो दैट्स वाई एरिया। तो फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे हम स्पीड पर तो काम करने वाले हैं, लेकिन ये स्पीड को हम अल्टर कर सकते हैं। अल्टर कैसे कर सकते हैं? पीसीटी ऑफ एरिया ऑफ कैटालिस्ट। ओके, पीसीटी एंड मान लो, पीसीटी ऑफ बोलो या पीसीटी एंड, इसका भी कुछ काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इन लोगों का काम है। पीसीटी एरिया एंड कैटालिस्ट का काम है। ये एंड और ये ऑफ तो सिर्फ याद रखने के लिए है। सो पीसीटी एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट, एक मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, at the macroscopic level we are interested in the amounts reacted or formed and the rates of their consumption or the formation। तो मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े लेवल की बात करें, दो लेवल है, हमने पढ़ लिया था मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की अभी बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट्स रिएक्टेड, मतलब कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, मतलब वही चीज आ गई ना वापस कि कितना रिएक्टेंट अमाउंट, कितना अमाउंट मतलब कितना रिएक्टेंट ने केमिकल रिएक्टिविटी की, मतलब केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और कितना ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, सो अमाउंट रिएक्टेड और फॉर्म्ड और कितना बना रिएक्टेंट, वही चीज आ गई। रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, तो वही बोल रहे हैं कितना अमाउंट रिएक्टेड, मतलब कितना रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्टेंट कम हुआ। रिएक्टेड जितना ज्यादा होगा, जैसे कि सबसे पहले तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट जीरो, प्रोडक्ट जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, t is equals to 0 पर रिएक्टेंट 100%, प्रोडक्ट 0। डन। t is equals to 1 घंटे बाद t1 टाइम, t1 था अभी t2 टाइम। ओके, सो क्या हुआ, रिएक्टेंट कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में से क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम हुआ। दूसरा t3 टाइम पर रिएक्टेंट और कम हो गया, केमिकल रिएक्ट हो रहा है तो और कम हो गया और प्रोडक्ट और बढ़ गया। समझ में आया? तो वही चीज बता रहे हैं, अमाउंट्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब क्या, तो भाई ये रिएक्टेड मतलब रिएक्टेंट एंड फॉर्म्ड मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बन रहा है। ओके, एंड दी रेट्स देयर कंजम्पशन, मतलब कि कंजम्पशन जो हो रहा है, मतलब कि ये जो कम हो रही है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, उसका रेट क्या है, ये प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है उसका रेट क्या है। अंडरस्टूड? ओके, और फॉर्मेशन, तो कंजम्पशन मतलब रिएक्टेंट का और फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट। इन शॉर्ट वही कहना चाह रहे हैं। डन। एट द मॉलिक्यूलर लेवल द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन्स आर डिस्कस्ड। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करेंगे जब हम, ओके, तब हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, मतलब जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म भी हुआ कि कौन सा पार्टिकल किसके साथ मैच होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा। मैच होगा मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा, सारे के सारे सबके साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। ओके, जैसे हमने डाल दिया कि H2O में डाल दिया NaCl या फिर AgNO3 और NaCl का रिएक्शन करवाया, किसका, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा AgCl एंड सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा AgCl, करेक्ट, एंड NaNO3 बन जाएगा। ओके, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। लेकिन यहां पर सोडियम और Ag तो रिएक्ट ही नहीं करने वाले एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सोडियम और Ag सिल्वर रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो वही चीज बता रहे हैं कि उनका मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन्स आर डिस्कस्ड, मतलब जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन हो रहा है, केमिकल रिएक्ट हो रहा है, उसकी हम बात करने वाले हैं। उनकी एनर्जी कितनी है वो बात करेंगे, कब, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे तब। अंडरस्टूड? तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एक के लिए ट्रिक बता दी, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, कोलिजन होगा तब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, दैट्स इट। ओके, इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे हमने वहां पढ़ा था फिजिक्स में कि भाई एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज मतलब वही है, एवरेज मतलब क्या कि भाई अभी के अभी कितनी स्पीड होगी वो कैसे पता, वो अभी मतलब जैसे कि फिजिक्स में तुम अगर स्पीड समझ रहे हो तो यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेट है, तो वहां पर वही है स्पीड। ओके, रेट। तो लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एवरेज है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब जब से तुम वैसे ही फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बात करो तो जैसे कि यहाँ से तुम गए, भरूच से गए सूरत। ओके, तो भरूच से सूरत गए, और से वडोदरा से सूरत गए, अहमदाबाद से दिल्ली गए, व्हाटएवर, अहमदाबाद से मुंबई गए, कहीं पर भी जा रहे हो तो स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे अभी t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 थी। क्यों, अरे अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 ही होगी ना। अच्छा, 10 मिनट बाद कितनी हुई, नोट कर लिया। 20 मिनट बाद कितनी हुई, नोट कर लिया। 30 मिनट बाद कितनी हुई, नोट कर लिया। सारा नोट करते गए करते गए करते गए, और मुझे पता है कि सपोज अहमदाबाद से सूरत पहुंच गए हो और से अहमदाबाद से मुंबई पहुंच गए हैं से 8 घंटे में। मान लेते हैं हम कि अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने के लिए कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। ओके, सो टोटल टाइम लगा 8 घंटे। डिस्टेंस मान लो कितना है, तो डिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300, तो 500 600 मान लो, चलो। ओके, 600 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 आवर्स लगे। तो 600 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 आवर्स लगे, तो 600 डिवाइड, हमें स्पीड फाइंड करनी है ना। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो 600 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 कितना हुआ, 5 जा 6 जा 7 जा 56। ओके, सो 560 किलोमीटर ही ऐसा मान लो, 560 किलोमीटर है अहमदाबाद से मुंबई, ऐसा मान लो। ओके, सो कितनी हमारी स्पीड आई, 7, मतलब 7 आया ना वहां पे, 6 जा और फिर एक 0, तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई हमारी स्पीड कितनी आई, अगर अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हैं 8 घंटे में, अगर हमें 560 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 70 किलोमीटर। तो 70 इंटू 8 तो हो जाएगा 560 किलोमीटर। डन। तो हमारी स्पीड कितनी आई, 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं पूछूं तो ये हो गया हमारी एवरेज स्पीड। ये क्या हो गई हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी आई, 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं पूछूं कि अच्छा तुम भरूच पहुंचे थे तब स्पीड कितनी थी, तो क्या वो 70 ही होगी, नहीं भाई, वो तो भाई चाय पीने रुका हुआ भी होगा, या फिर भरूच में रुकना ही नहीं है तो ओवर ब्रिज से ऐसे करके निकल के ही गया होगा। तो स्पीड बहुत ज्यादा भी होगी 70 से, या फिर स्पीड कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है अगर रुका हुआ होगा तो। ओके, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी स्पीड थी, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट, पर्टिकुलर वाली, और वो तो एवरेज थी। ओके, तो वैसे ही यहां पर है, वैसे ही यहां पर है कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड तो तुम्हें पता चल जाएगी। ओके, जैसे जैसे ऐसा समझो ये रिएक्टेंट है, ये सब निकाल दे रहा हूं, ये पता चल गया ना ट्रिक, पीसीटी एंड एरिया ऑफ कैटलिस्ट, जाने दो। अच्छा देखो, यहां पर है मेरा क्या से, यहां पर मेरा रिएक्टेंट है और उसमें से बन क्या रहा है, प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा। डन। तो ये रिएक्टेंट अभी स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में था भाई 100 और यहां था 0। अब 100 है, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है ना तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट इतना ज्यादा है तो इतना ज्यादा रिएक्टेंट है तो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो फटाफट रिएक्ट करेंगे। डन। तो यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ये तो हमें पता ही है कि भाई 100 है, 0 है, फिर सपोज ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, फिर हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये 60 हो गया, ये हो गया 40, मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि धीरे धीरे ये कम होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, वो तो पता ही है। लेकिन हम तो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ से आने के लिए कितना टाइम लगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। अंडरस्टूड। हम तो रेट की बात कर रहे हैं, हम तो स्पीड की बात कर रहे हैं। तो वही चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट फुल है स्टार्टिंग केस में तो वो रेट तो बहुत फास्ट होगा, लेकिन ऐसा समझो कि तुम यहां से यहां पहुंचे तो यहां पर स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अब तुम यहां पर हो तो ये V1 था, ये V2 जो है ना वो V1 से तो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अब रिएक्टेंट 100 वाला नहीं है, अब कम रिएक्टेंट है, तो
प्रोसेस तो चालू है लेकिन स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अब वापस ये स्पीड यहाँ से यहाँ की स्पीड कितनी है v3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो v3 है उसकी स्पीड तो v1 और v2 से भी बहुत ज्यादा कम है। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? तो जितना रिएक्टेंट ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा है, और जितना रिएक्टेंट कम है धीरे धीरे कम होता जाएगा ना रिएक्टेंट, तो स्पीड भी कम होती जाएगी। अभी रहा ही है यहाँ पर जैसे 100 में से 10 बाकी रहा है, कितना 10, 100 में से सिर्फ 10 बाकी रहा है, और 5 जब हो जाए ना तब इक्विलिब्रियम हो जाएगा मान लो। तो जो स्पीड से 100 में से बना था प्रोडक्ट, उसी स्पीड से ये 10 में से थोड़ी बनेगा, थोड़ा ही है, अभी रिएक्ट करेगा थोड़ा और थोड़ा सा बनेगा, तो 9 हुआ। फिर 9 से 8 भी बहुत ज्यादा टाइम लेकर 9 से 8 जाएगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम लेकर 8 से 7 जाएगा। क्वांटिटी ही इतनी कम है तो रिएक्ट कैसे करेगा भाई? समझ में आ रहा है? क्वांटिटी की इफेक्ट वो सब तो केमिकल रिएक्टिविटी में हम पढ़ चुके हैं ना, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उस कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है। ओके, जैसे कि हमारे केमिकल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम को ही याद करो, केमिकल रिएक्शन है। ओके, हेबर प्रोसेस, N2H2 और हमारा बन गया एमोनिया। ओके, तो N2 और H2 अगर यहाँ से ये दोनों कम हो रहा है, ये 50 है, ये 50 है, और ये दोनों कम हो रहा है, और फिर वहां पर प्रोडक्ट बन गया हमारा एमोनिया, 40-40 हो गया, 30-30 हो गया। और अगर मैं वापस यहाँ पर दूसरा N2H2 डाल दूं, वापस 50-50 हो गया, वापस ये बन जाएगा। ओके, वापस स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों स्पीड बढ़ गई? मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया इसलिए। लेकिन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम ही होता जाएगा तो ये स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल है। ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ये जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्पीड, अभी मैं स्पीड अगर मैं बोलूं कि केमिकल रिएक्शन ये हो रही है, N2 में से N2H2 प्लस एमोनिया बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो हम स्पीड लेंगे तो कौन सी स्पीड लेंगे? तो भाई ये v1 प्लस v2 प्लस v3 सबका निकालो और उसको बोल दो क्या, v एवरेज। ओके, तो ये स्पीड निकाली, उसको हम क्या बोलेंगे, v एवरेज, मतलब कि एवरेज स्पीड। लेकिन हम बोले अरे नहीं, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 80% रहा है ना रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट 20% बन गया है, तब क्या था तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन और तब क्या था तुम्हारा वेलोसिटी? तो फिर तुम ये पर्टिकुलरली v2 ले लो, और पर्टिकुलरली v2 लिया मतलब वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? फिजिक्स में भी समझा हमने और केमिस्ट्री में भी समझ लिया। ये स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन अभी गिनेंगे कौन सी? अरे एवरेज निकालो, वही स्पीड गिनेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बोलना हो गया, आप पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बोल सकते हो कि रिएक्टेंट 80% बाकी रहा है, तब बताओ कितना रेट ऑफ रिएक्शन है या कितनी स्पीड है। या फिर प्रोडक्ट 20% बन गया हो, तब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन या कितना बना हुआ है वो। अंडरस्टूड? या टाइम पीरियड बताओ कि यहां से यहां आने के लिए सपोज लगे हैं तुम्हारे 20 मिनट्स, तो तुम टाइम पीरियड से भी बोल सकते हो कि 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद कितना मेरा स्पीड है, कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एग्जैक्टली तुम बोल रहे हो 20 मिनट के बाद ही, एग्जैक्ट एट दैट टाइम। समझ में आया? तो तुम रेट के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, तुम कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, लेकिन ये स्पीड या ये रेट कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस, और वो वाला कौन सा था, एवरेज। आया समझ में? पक्का? सो इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस। तो इसके ऊपर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। Some elementary ideas about the collision theory of reaction rates are also given. थोड़ी बहुत आइडिया भी गिवन है collision theory. However, in order to understand all these, let us first learn about the reaction rate. तो ये सब कुछ हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट थियरी हम स्टार्ट करेंगे किससे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब यही स्पीड की ही बात करने वाले हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मतलब हम स्पीड की बात करेंगे कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कम होगा या कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो हम देखेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आया। पहले हमने देखा क्या कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, पहले तो वर्ड को समझे हम, केमिकल काइनेटिक्स, स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, डायनेमिक्स, फिर हमने बोला अच्छा काइनेटिक्स फोर्स जो भी हो,
ओके तो वैसे फिजिक्स के सेंस में भी समझा। फिर हम केमिकल काइनेटिक्स पे आए, फिर हमने बोला कि साइंटिस्ट लोगों ने बोला था कि हमें 3 मेन थिंग हमें देखनी है। तो कौन सी 3 मेन थिंग देखनी है? पहले तो प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, और फिर एक्सटेंट अप टू विच केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, एंड थर्ड रेट और से स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये 3 चीजें हैं। ओके फिर हम साइंटिस्ट ने ये भी बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आर दी 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। ओके सो कैसे? तो केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्शन हो रही, वो वहां से पता चलता है। डन। ओके फिर हमने बोला था कि भाई सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है तो पता तो चलेगा क्या पर्टिकुलरली कि क्या है। ओके मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो पता चलेगा, कौन सी डायरेक्शन में होगी वो भी पता चलेगा सेकंड लॉ से, लेकिन उसका रेट कितना है वो सेकंड लॉ से पता चलेगा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से वो पता चलता नहीं है कि कितने टाइम में। पता तो चल गया कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इतनी हीट जा रही है, इतनी एनर्जी जा रही है, लेकिन कितने टाइम में जा रही है वो पता चलता नहीं है। वो सब हमने देखा। फिर कौन कौन सी एप्लीकेशंस थी, ओके उसका यूज तो हमने डिफरेंट एप्लीकेशन देखी। सपोज फेविक्विक का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, फिर टूथ फिलिंग का एग्जांपल दिया, डन, कोरोजन का एग्जांपल दिया। समझ में आ रहा है? वैसे छोटे मोटे तो कितने भाई, हमने तो नींबू पानी भी बना दिया, क्या क्या कर दिया, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि हमने ये सारे जो खाने बिगड़ने का एग्जाम्पल दिया, दूध फटने का एग्जाम्पल दिया। ओके तो ये सब एग्जाम्पल मतलब एप्लीकेशन है कि अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज है तो फिर हम दूध फटने नहीं देंगे, हम खाना बिगड़ने नहीं देंगे, हम कोरोजन होने नहीं देंगे। मतलब होगा तो सही लेकिन हम उसको बचाने का ट्राई करेंगे। जैसे कि भाई पेंट कर दिया, हमें पता है कि भाई यहाँ पर 1 साल में कोरोजन लगने वाला है, तो साल में 3 बार पेंट मार दो तो कोरोजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 1 साल तक तुम कुछ ना करो तब जाके वो कोरोजन हो जाएगा, बीच में ही कुछ कर दो तो नहीं हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके तो वो सब हमने समझा। फिर हमने समझा कि पर्टिकुलरली रेट के साथ साथ हम सिर्फ रेट ही फाइंड नहीं करने वाला है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन ये रेट को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, मतलब हम उसको अल्टर भी करेंगे। अगर जो चाहिए वही मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन रेट ज्यादा चाहिए और कम है तो हम उसको चेंज कर देंगे। रेट कम चाहिए और ज्यादा, कम है और ज्यादा चाहिए तो भी हम उसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? पीसीटी एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट। सो प्रेशर से, टेम्परेचर से, कॉन्सेंट्रेशन से, कैटालिस्ट की हेल्प से एंड एरिया ऑफ अ रिएक्टेंट की हेल्प से हम ये जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देंगे? अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। डन। ओके वो हमने पढ़ा। और फिर हमने बोला कि हम यहाँ पर एवरेज रेट की भी बात करने वाले हैं और इंस्टेंटेनियस रेट की भी बात करने वाले। डन। ये सब कुछ हमने समझा। और तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। डिटेल्ड में हमने देखा कि हम एक तो चैप्टर है क्या, चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, और बेसिक हमने पूरा समझ लिया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया?